देखिए अभी जो टॉपिक स्टार्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखिए मैं पहले भी एक बात आपसे कर चुका हूं कि रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है सेल्यूलर, एक होता है मैकेनिकल। तो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, यानी जो ऊपर पढ़ाया मैंने आपको, सेल में जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये आप कभी भी मत भूलना कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसे कहेंगे। अब जहां पर यहाँ पर बात चल रही है सेकंड, यानी अब हम आगे की बात कर रहे हैं, तो अब आ रहा है रेस्पिरेशन का मैकेनिकल पार्ट। तो मैकेनिकल रेस्पिरेशन यानी अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, प्लांट्स में अलग पढ़ेंगे और एनिमल्स में अलग पढ़ेंगे। मैकेनिकल यानी ऑक्सीजन को इनटेक करना, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को हम लोग मैकेनिकल रेस्पिरेशन कहने वाले हैं। So all the living organism, include the plant, respire for obtaining energy from food. For respiration to occur, the plants also have to exchange of the gas with the atmosphere. तो मैं जनरली आपसे आगे की बात करता हूँ, ये पॉइंट्स तो है आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर मैं एक की पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि प्लांट्स के पास में जैसे तीन पार्ट्स हैं, लीव्स, स्टेम और रूट्स। उन तीन पार्ट्स में जो, जैसे आप वाटर की बात करते हैं, मैं एक मिनट के लिए वाटर की बात कर रहा हूँ, तो वाटर रूट में से एब्जॉर्ब करके स्टेम से होते हुए वो लीव्स तक पहुंचता है। तो ये तो वाटर का सिस्टम हो गया। लेकिन देखो, प्लांट की बॉडी में गैस को पहुंचाने का कोई सिस्टम नहीं होता। जैसा मतलब कहने का ये कि अगर मान लो उसने लीव्स में से कोई गैस ली, तो वो गैस उसके स्टेम तक नहीं जाएगी। अगर उसने कोई गैस अपने स्टेम से ली, तो वो ऊपर तक नहीं जाएगी या नीचे तक नहीं जाएगी। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं प्लांट का डायग्राम दिखाता हूँ, पहले आपको पता तो चले कि एक्सचेंज कहाँ कहाँ से करता है प्लांट, पहले आप वो देखिए। जैसे ये एक प्लांट है, अच्छा छोटे प्लांट्स की बात कर दें अगर, जैसे कि स्पाइरोकायरा, आपने लास्ट ईयर एल्गी और थैलोफाइटा का नाम सुना हुआ था, तो वो तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कर सकता है, जैसे कि अमीबा करता है, तो वो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये एक प्लांट के स्टेम को या पूरे स्ट्रक्चर को नोटिस करिए। जैसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, स्पाइरोकायरा हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बी पॉइंट को देखिए ध्यान से। इस बी पॉइंट में एक छोटा स्ट्रक्चर को हाईलाइट करके ऊपर दिखाया जा रहा है, यानी लीफ के अंदर के पार्ट को दिखाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। और नीचे देखिए, रूट के पार्ट को, छोटे से पार्ट को हाईलाइट करके बड़ा करके यहाँ दिखाया जा रहा है, इसको कहते हैं रूट हेयर। यानी यहाँ पर आपको रूट हेयर दिखाया जा रहा है, जो आसपास छोटे छोटे से सर्कल दिख रहे हैं आपको, वो सॉइल के पार्टिकल हैं। और ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये स्टोमाटा के स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, तो अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है आपको समझना है कि स्टोमाटा काम उल्टा करता है। मतलब वो ऑक्सीजन कभी भी, मतलब ऐसे ऑक्सीजन दिन में नहीं लेता वो, ये आप याद रखना, ऑक्सीजन का इंटेक नहीं करता है वो। और कार्बन डाई जो यहाँ दिखाया जा रहा है, ये मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा यहाँ पर या तो करेक्शन होना चाहिए, O2 जो है CO2 एक्सचेंज जो हाँ एक मिनट, जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जो स्टोमाटा में जो भी एपिडर्मल सेल्स हैं, वो एक्सचेंज और CO2 और O2 का करती हैं, मतलब उनको चाहिए O2। लेकिन जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर इनमें जो लीफ की जो सेल्स हैं, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। ये सेल जो आपको मैंने लीफ का डायग्राम उसमें पढ़ाया था, इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स, या हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो जो मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं रखती हैं लीफ के अंदर, जिन्हें मतलब कि फोटो मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं वो, मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो उन सेल्स को डायरेक्ट ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती है, ये बात आप याद रखना। ये टॉपिक अभी नीचे आएगा पढ़ने के लिए
फोटोसिंथेटिक सेल में स्पेशली अलग से पढ़ाया जाएगा, यानी इन सेल्स में मीसोफिल सेल्स का रेस्पिरेशन अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। तो जो यहाँ दिखाया जा रहा है O2 और CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये उन सेल्स के लिए दिखाया जा रहा है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। आप याद रखना यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ डायग्राम में ऐसा एरो बनाया जा रहा है उससे कंफ्यूज मत होना, ये उनके लिए डिनोट किया जा रहा है। जैसे ये बीच में बंडल सेल्स हो गई, ये वाली बंडल सेल्स हो गई, ये जो भी बीच में जो कॉर्टेक्स होता है, ये जो सारा पार्ट होता है प्लांट का, बंडल शीट होती है, और भी अंदर काफी पार्ट होते हैं प्लांट की लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस नहीं भी करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए ऑक्सीजन लेनी पड़ती है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये तो आपको आगे चल के ये पता चल जाएगा कि भाई इन सेल्स का जो है एक्सचेंज ऑफ गैस का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, इनका जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। बाकी सेल्स ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाई का एक्सचेंज करेंगी, ये आप याद रखिएगा, पर उतना नहीं करेंगी। एक बात ये भी है कि जैसे ये आप रूट्स का देख रहे हैं, रूट्स में क्या होता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाई बाहर जाती है। यहाँ कोई ऐसी डिफरेंट सेल नहीं है जो प्रोसेस से थोड़ा हट के काम कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। पर ऊपर वाले में हो रहा है, ऊपर वाले में यहाँ पे दो कैटेगरीज डिवाइड हो गई हैं, एक फोटोसिंथेटिक सेल्स अलग हो गई हैं और एक नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स वो अलग हो गई हैं। तो वो तो जैसा ये है, पर यहाँ पर ये भी देखना है आपको, लीफ में फोटोसिंथेटिक सेल्स यानी मीसोफिल सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मीसोफिल सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इंस्टेड जो नॉन फोटोसिंथेटिक इनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है। इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑक्सीजन को बाहर से लेना इन यहाँ पर रूट्स में ज्यादा होगा, जबकि लीफ में ऑक्सीजन की डिमांड, आउटर साइड की ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। जितनी रूट्स में ज्यादा है उतनी लीफ में नहीं होगी ये। अच्छा, एक और चीज डायग्राम देख लीजिए पहले आप, ये जो स्टेम यहाँ दिख रहा है इसमें छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं बीच बीच में, ये क्रैक होते हैं, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। नीचे डायग्राम दिखाया जा रहा है पर मैं एक साथ यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। इन स्टेम्स के जो होल होते हैं इनको हम लेंटिकल्स कहते हैं, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स। ये लेंटिकल से भी ऑक्सीजन अंदर आती है, ये भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाई को बाहर छोड़ते हैं। यानी कि देखा जाए तो प्लांट के तीन पार्ट में ऐसा हो रहा है, मतलब रूट में हो रहा है, स्टेम में हो रहा है और लीव्स में हो रहा है। अब मैं वो बात बोलने जा रहा हूँ जो मैं पहले बोल रहा था कि यहाँ पर जो एक्सचेंज, ये मतलब तीन जगह से लिया जा रहा है, ऑक्सीजन को तीन जगह से लिया जा रहा है, लेकिन इन तीनों में ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से ऑक्सीजन ले लीजिए तो पूरे प्लांट में पहुंचा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें गैस एक्सचेंज करने का कोई भी ऐसा लोग होता ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं होता। यानी कि अगर जो लेंटिसल से ऑक्सीजन अंदर आएगी ये ऊपर नहीं जाएगी और नीचे भी नहीं जाएगी। अगर रूट से ली गई तो भी वही होगा सिस्टम कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस वहीं रहेगी, लोकल सेल्स तक ही रहेगी। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं पाया जाता है प्लांट में, और वो लोकल लेवल पे ही अपने अपने लिए वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करते रहते हैं। अच्छा, ये है लेंटिसेल्स का डायग्राम, देख लीजिए लेंटिसेल्स का डायग्राम दिया है, O2 अंदर, CO2 बाहर। लास्ट ईयर जब मैंने आपको कॉर्क के बारे में पढ़ाया था, कॉर्क वो जो आउटर साइड में बार्क के बीच में होता है उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। कुछ प्लांट्स में आपको ये काफी अच्छे से दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए ये जो मैं लेंटिसेस का डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये जो व्हाइट कलर के जो स्पॉट दिख रहे हैं आपको इस स्टेम में, ये छोटे छोटे से ये लेंटिसेल्स हैं। इसके बाद ये जो एप्पल में दिख रहे हैं आपको व्हाइट कलर के डॉट्स, ये लेंटिसेल्स हैं। इसके बाद पीयर में जो ये ब्लैक ब्लैक से डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सभी लेंटिसेल्स हैं। तो ये लेंटिसेल्स के लिए इंफॉर्मेशन हो गई जो एक्सचेंज करने का काम करते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन प्लांट्स है वो आप ये फर्स्ट लाइन आप जो है लिख देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद जो है आप ये रीडिंग कर लेंगे, ये लिखना जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है प्लांट्स के बीच में, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आप बस रीड कर लेंगे, ये मैं लिखने के लिए नहीं कंपलसरी कह रहा हूँ आपको। मोड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज ये जरूर लिखना है आपको, ये आप नहीं भूल सकते, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है।
ये सभी पॉइंट लिख देने हैं आपको, तीनों सब जो भी दिया गया सब। और पहला डायग्राम ये वाला बना देना, आप चाहो तो स्पाइरोग्राम भी बना ही देना, क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट बना देना। और ये लेंटिसेस वाला थोड़ा ऐसे ही बनाना, मतलब ज्यादा उसको डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे समझ में आ जाए बस उतना, ठीक है ना, पेंसिल से ड्रॉ करना। और कभी भी एग्जाम में कलरफुल डायग्राम ड्रॉ मत करके आना, स्कूल में भी और अगर हम भी टेस्ट लें तो भी। याद रखना मार्क्स कट जाएंगे आपके अगर आपने कलरफुल डायग्राम बनाया तो। ओके चलिए, अरे रुको 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 रुको, देखिए अब जो टॉपिक आ रहा है फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल के बारे में। मान लीजिए ये एक सेल जो है जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, इसके पास में एक ऑर्गेनेल है ये जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और एक दूसरा ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया है। अब क्या होना है भाई, ये जो ग्रीन वाला है ये फोटोसिंथेसिस करके क्या प्रोड्यूस करता है, O2 प्रोड्यूस करता है, यानी इसने खुद की ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। ये मेसोफिल सेल है, पूरी की पूरी मेसोफिल सेल है ग्रीन वाली जो मैंने बनाई है, ये O2 प्रोड्यूस कर रहा है, कर रहा है भाई, ठीक है करने दो। अब ये O2 जो प्रोड्यूस होगी ये माइटोकॉन्ड्रिया ले लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ने ले लिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया CO2 प्रोड्यूस कर रहा है वो CO2 ये क्लोरोप्लास्ट ले लेगा। तो ये CO2 और O2 के बीच में, इनके बीच में इंटरचेंज होता रहेगा, और इस इंटरचेंज की वजह से यहाँ पर जो ये अंदर पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि इन्हें बाहर से कुछ ना लेना पड़ेगा ना देना पड़ेगा। मतलब ये आप याद रखिए, इंस्टीड वो दे जरूर सकता है, ऑक्सीजन दे जरूर सकता है बाहर, लेकिन वो कार्बन डाई मतलब बाहर नहीं छोड़ेगा, ऑक्सीजन जरूर दे सकता है। अक्सर कोई बच्चा आपसे ये पूछे या कोई ऐसा पूछे कि सपोज एक फोटोसिंथेसाइजिंग सेल है, जैसे ये मैंने सेल बताया, तो ये कितने परसेंट, ये क्या पूरी ऑक्सीजन खुद ही कंज्यूम कर लेगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है, ये सी मैं लिख रहा हूँ, ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहा हूँ। अभी इसने जो ऑक्सीजन इसको दी, मान लो इसने 10 ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, 10, उस 10 का ये 1 पार्ट इसको दे देगा, एक पार्ट इसको दे देगा, तो बचा हुआ 9 पार्ट जो है उसको वो बाहर देगा। 10:1 का रेशियो रहता है, ये बात आप जो है याद रखना, 10:1 का रेशियो रहने वाला है इनके बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये बात जो है बहुत आसान है, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स क्योंकि दोनों ही होते हैं उसमें, इसलिए क्या लिखा है एट, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ उसको। व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द डे टाइम along with the respiration the situation become more complex in chlorophyll containing cell, hence the oxygen produced by the chloroplast may be immediately used up by the mitochondria contained in the same cell, and carbon dioxide releasing for the mitochondria is consumed by the chloroplast. At night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on, but problem यहाँ पे ये है, ऑक्सीजन अंदर आने के लिए थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होती है, यानी ये जो लीव्स होती हैं, स्पेशली जो लीव सेल होती है, बाकी प्लांट की मैं पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल लीव की बात कर रहा हूँ, वो अपने अंदर जो जो रेस्पिरेशन का जो रेट है बाकी जगह से बहुत ज्यादा स्लो कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसको जल्दी जल्दी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि स्टोमाटा तो बंद हो चुका है रात में, कहाँ खुला हुआ है, बंद है। तो जो ऑक्सीजन जो अवेलेबल है उसके पास वो उतने में ही काम चलाएगा, और इसी वजह से वो CO2 थोड़ी थोड़ी बाहर, मतलब थोड़ा जो मीडियम में जो है, आपको मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया भी था फोटोसिंथेसिस की स्टार्टिंग में कि जब अगले दिन स्टोमाटा ओपन होना होता है तो उसको रिजर्व में CO2 चाहिए होती है, तो रिजर्व CO2 यही है उसको जो मिल रही है। क्या आपको ये बात समझ में आएगी ना? ये बिल्कुल आसान बात है, मैंने कहा था आपसे उस दिन, पहले वाले टॉपिक को याद करिए। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले स्टोमाटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए तो वो ग्लूकोज बनाएगा, फिर ओपन होगा तब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। तो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद की यूज कर लेता है, जो वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया। ओके